के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। बात होगी चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर को लेकर योगी को घेर रही है, तो योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष से दो दो हाथ करने के मूड में है। कल योगी संभल में थे, जहां उन्होंने विपक्ष को सीधा मैसेज दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में किसी तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी ने कहा, संभल में 2017 से पहले एक तुर्क आकर लोगों को अपमानित करता था, बाबर का वंशज बताकर भारतीयों को अपमानित करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ना किसी की दबंगई चलेगी और ना तुर्क की तुर्कई। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। तो अब जो बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और देसी मुसलमान की जो बात थी, ये मैंने पहली बार उनके मुंह से सुनी। तुर्क की तुर्कई तो नहीं चलेगी, लेकिन हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो देसी मुसलमान हैं उन्हें भी आंख दिखाने का काम करते थे। नहीं, एक तो पहले देसी मुसलमान जैसा कोई मतलब ये अवधारणा ही नहीं है। देश का लगभग 99% मुसलमान हिंदू है, वो बदल कर मुसलमान हो गया है। क्योंकि जिनके जो आए रहे होंगे, जो भी मुगल कह लें, तुर्क कह लें, जो भी मतलब जिनको भी कह लें, उस वक्त जो आए, उनमें से कोई ऐसा नहीं था, वो बचे नहीं, वो बहुत नाम मात्र के होंगे। तो मुसलमान तो सब हिंदू ही है। सवाल यह है कि अपनी आइडेंटिटी कौन तुर्कों से जोड़ता है, कौन मुगलों से जोड़ता है, कौन आक्रांताओं से जोड़ता है, और कौन कहता है कि नहीं भारत हमारी भूमि है। बस इतना फर्क है। योगी आदित्यनाथ उसको और अच्छे से, जिसको कहते हैं कि बोल्ड लेटर्स में, वो लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पक्ष को एक तरफ रखें, उसका दूसरा एक पक्ष है। संभल में 70 के दशक में जो दंगा हुआ, तो सारे हिंदू तो निकल कर चले आए। इतने बड़े बड़े कारोबारी थे, इतने बड़े बड़े लोग वहां व्यापार करते थे, सब छोड़कर चले आए। उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। और एक तरह से कहें कि संभल कश्मीर बड़ा मॉडल था, संभल उसका छोटा वाला हिस्सा था। ठीक वैसे ही हुआ, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, जमीन चली गई, दुकान चली गई, उनका जो दालान था चला गया, किसी का कारोबार था, गद्दी संभाल ली, ये सब हुआ। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदला। और जो वहां के सांसद महोदय हैं, शफीकुर रहमान बर्क का जो परिवार, जो दंगे के समय शफीकुर रहमान बर्क विधायक हुआ करते थे, फिर तो सांसद हो गए, अब तो खैर उनके पोते जियाउर रहमान बर्क हैं। ये क्या करते रहे? पक्का वाला ट्रांसफार्मर चल रहा था, बिजली विभाग कच्चा वाला था, पक्का वाला इनका वाला था। क्योंकि बिजली विभाग से तो पैसा देकर कनेक्शन लेना था, वहां से 200 रुपया 300 रुपया बिजली मिल जाती थी। इनके इलाके में सब होता रहा और ये उस सब को रोक नहीं पाए। इनके अपने घर में एक खबर आई कि बिजली का कनेक्शन गड़बड़ चल रहा था। लोगों ने जगह जगह कब्जा कर रखा था। वहां नीचे कुआं मिला बहुत पुराना, उसको खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं बहुत पुराने पुराने। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ एक लाइन की बात कह रहे हैं कि जो आक्रांताओं ने संभल की पहचान मिटाने की कोशिश की, उसको हम फिर से, उसको आप पुनरुद्धार कह लीजिए, पुनर्जीवन कह लीजिए, अपनी संस्कृति को पहचानना कह लीजिए। और जाहिर है कि उसमें जो मुसलमान है वो भी उसमें शामिल हो। फिर मैं कह रहा हूं, देसी और विदेशी मुसलमान नहीं है, मुसलमान इस देश का 99% वो हिंदू ही है। अच्छा, योगी कल संभल में थे, तो वैसे कल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गढ़ में ताल ठोकने के लिए पहुंचे। ओवैसी ने सहारनपुर में बड़ी रैली कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश को फिर गठबंधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन साफ साफ कहा कि अगर सेक्युलर पार्टियां ये सोचती हैं कि ओवैसी के पास केवल एक वोट है, तो ये उनकी गलतफहमी है। ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर योगी पर अटैक किया और कहा कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम तालीम हासिल करें, इसलिए यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करना चाहते हैं।
ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे उत्साहित ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व और अपना झंडा तैयार करना होगा। बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। से भी खेलने तैयार रहेगा, और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हो, मजलिस के साथ है? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? अब असदुद्दीन ओवैसी पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। भीड़ जुटी थी, इसमें भी कोई शक नहीं। ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि रागी जी वो अखिलेश यादव को भी ऑफर दे रहे हैं, बिहार की बात याद दिला रहे हैं, और फिर क्या मायावती से भी उनकी कोई बात चल रही है? देखिए, अखिलेश उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं समझौता करेंगे कि ओवैसी यदि अखिलेश से साथ समझौता करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलराइज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब फिर एकदम एक तरफा हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होगा। वैसे भी ये हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होने जा रहा है, जो मेरे 80-20 वाला, हाँ 80-20 का ही चुनाव होगा। देखिए, मैं फिर बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के हिंदू यदि सुन रहे होंगे तो ये बात भी समझ रहे होंगे कि बंगाल की दुर्दशा से बचाने के लिए हिंदुओं ने वहाँ एकजुटता का परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी को बिठाया, क्योंकि पता था कि बंगाल के अंदर उनका अस्तित्व, उनके जो प्रतीक, उनके जो पहचान और सब चीज़ खत्म होने की स्थिति पर थे ममता बनर्जी के राज में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान वहाँ इतना डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। एक समय यही स्थिति जो थी वो जो है वो आसाम को लेकर थी। उत्तर प्रदेश का हिंदू भी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो हम सुन रहे हैं उससे तो साफ यही लग रहा है कि वो खुल करके इस स्पीच पर काम कर रहे हैं ताकि हिंदू गोल बंद हो जाए और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। अखिलेश इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ओवैसी के साथ समझौता नहीं करते। यदि ओवैसी बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि बीएसपी को थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जाटव वोट, क्योंकि जाटव के अतिरिक्त अब जो एससी कैटेगरी का जो वोट है वो अब मायावती के साथ नहीं रह गया है। पहले की तरह मायावती का कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो एक दो सीटों पर हो सकता है, लेकिन तब वो नुकसान अखिलेश को बहुत ज़्यादा पहुंचाएंगे। यदि ओवैसी अपने भी लड़ेंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अच्छा किया, इसके बाद बिहार में उन्होंने अच्छा किया, पश्चिम बंगाल में तो वो अच्छा नहीं किए, लेकिन एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में 52 ऐसी सीटें थीं जहां पर वो कांग्रेस पार्टी से पिछली दफा आगे थे। सर, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त 3 घंटे तक चली हुई ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो गई और अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बयान दे रहे हैं, वो सुना देते हैं दर्शकों को। इस पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने
ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है, कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है। ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आज़ादी है। हमने सुना है, हम सिर्फ इतना ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को आग्रह करता हूं कि उनके पॉइंट को हमने नोट किया है और इस संसद सत्र में जो बिल सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी राजनीतिक दल अगर विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं, तो राजनीतिक नुकसान होता है। ये सबने देखा है। ये एक पार्टी का सवाल नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल अगर चर्चा से दूर रह करके हंगामा करता है, उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। ये प्रूव हो चुका है। इसलिए सब पार्टिसिपेट करें, चर्चा में सब भाग लें। चर्चा में भाग लेंगे तो वॉकआउट कर देंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, राज्यसभा में कल बिल पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे, वंदे मातरम बिल, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। तो 3 घंटे तक चली हुई ऑल पार्टी मीटिंग खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। हम विपक्ष से चाहते हैं कि वो भी चर्चा में अपना साथ दें। और रही बात जो आज सांकेतिक बहिष्कार हुआ है और जिन मसलों को लेकर यह बहिष्कार हुआ है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। अब यहां से मसला खत्म हो रहा है हर्षवर्धन जी, या एक नया किक स्टार्ट है? नहीं, देखिए, ये मसला खत्म हो रहा है ये सोचना मतलब ठीक हम उसी तरह से करेंगे जैसे शुतुरमुर्ग करता है, तो ये हमारा शुतुरमुर्गी व्यवहार होगा अगर हम मान लें। किरण रिजिजू जी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का प्रतीकात्मक ही सही वॉकआउट हुआ और जिस तरह से जो सरकार की रणनीति दिख रही है, वंदे मातरम बिल ले आएंगे, बड़ा क्लियर कट दोनों ने अपना अपना खूंटा गाड़ लिया है। विपक्ष कहेगा उन मुद्दों पर बात करिए जिसमें राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की बात करेगा, नीट की बात करेगा, ऐसे ऐसे ढेर सारी बातें करेगा जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल होंगे। सत्ता पक्ष क्या कहेगा? वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे हो गए, जैसे जनगण मन वैसे ही वंदे मातरम को उसकी बराबरी का दर्जा। तो एक तरह से दोनों तरफ से अपनी अपनी लकीरें खींच ली गई हैं। दूसरा, जो अमित शाह ने बिल गिरने से लेकर इस सत्र की शुरुआत तक किया है, उसका भी असर दिखेगा। जो एनसीपीआई पैदा हो गई, जो शिवसेना अचानक 13 सांसदों वाली पार्टी हो गई। अच्छा, शिवसेना तो शिंदे जी की है, वो शिवसेना शिंदे नहीं, शिवसेना ही है। शिवसेना उबाठा की गड़बड़ हो गई है, वो बड़ा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरी तैयारी है और दोनों तरफ से इतने जबरदस्त खूंटे हैं ना कि वो नजदीक नहीं आ सकते। मध्यम मार्ग की गुंजाइश, मध्यम मार्ग की स्थिति मुझे रंच मात्र नजर आती है। ये सत्र अगर ठीक से चल पाए तो मतलब फिर ईश्वर की बड़ी कृपा होगी, बस इतना ही मुझे लगता है। कतई कोई सहयोग की या समन्वय की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों समन्वय चाहते भी नहीं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही चले। देखिए, इंपॉर्टेंट बिल हैं इस बार। देखिए, मॉनसून सत्र बिना बारिश के धुल जाएगा, लगता तो ऐसे ही है। देखिए, फिर भी सरकार की तरफ से तो एजेंडा है ही। इनकम टैक्स को लेकर एक बिल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को लेकर एक बिल है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर बिल है, तो उस वहाँ पे उनके इम्पोर्टेंट एमएसएमई को लेकर बिल है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा बिल तो आप डिलिमिटेशन का है,
वो क्या ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे और क्या उस पर विपक्ष तो हमने उसमें फिर है। चर्चा तो मैंने की वही कि कहा जब कि तक ये सारे नंबर बहुत- गेम को लेकर सरकार एश्योर्ड नहीं होगी वो परिसीमन का बिल लेकर नहीं आएगी, लेकिन वंदे मातरम बिल आएगा राज्यसभा। देखिए वो तो कह ही चुके हैं और इसमें किसी का विरोध नॉर्मल मेरे को बहुमत खास उसमें होगा तो नहीं, two-third तो चाहिए इसमें नहीं। कोई खास विरोध भी नहीं है कि वंदे संविधान मातरम को संशोधन नहीं है क्योंकि। भाई जिस तो तरह सेट से आप करने जैसा है। जो है नेशनल एंथम के लिए जो कानून है कि उसके सम्मान जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही वंदे मातरम का जो है सम्मान होना चाहिए, इसको लेकर ये बिल है। तो मेरे ख्याल से कोई खास विरोध इसका है नहीं, लेकिन जो मुद्दे हैं जो हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे वो तो है ही। वैसे इसका विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं होगा। मुझे लगता है कि वंदे मातरम बिल पर जो है वो वैसी का विरोध होगा और कुछ और पार्टियां उनके समर्थन में आकर के खड़ी हो सकती हैं। जी, आइए बात करते हैं रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की। एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाते बनाते कैसे आजम खान की सियासत गर्त में पहुंच गई, अर्श से फर्श पर आ गए। अब आप देखिए उसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के आदेश को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम नेता इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के कारण आजम खान को परेशान किया जा रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है। अब मौलाना अरशद मदनी ने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कानून का पालन नहीं हुआ तो सरकार इसे गिराने की बजाय इस पर जुर्माना लगाए। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देंगे, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हजारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है। अब इस मसले पर जमीयत क्यों बोल रहा है? समीर जी, अरशद मदनी क्यों बोल रहे हैं इस पर? अरशद मदनी नहीं बोलेंगे। जिसकी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम रखा है और आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को रखा है, तो मदनी तो बोलेंगे ना आजम खान के फेवर में। भाई दोनों का धर्म एक है तो बताएंगे। आजम खान कहते कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, इसलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। मदनी साहब कह रहे हैं, अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि वो मुसलमान है इसलिए किसी यूनिवर्सिटी को बनाया, इसलिए उस यूनिवर्सिटी को गिराया जा रहा है। तो जिस तरीके से वो बनी है, पूरी अवैध जो पूरी तरीके से बनी है, 40 बिल्डिंगें बनी है, उसमें से 38 बिल्डिंगों की आपकी परमिशन नहीं है, सब कुछ अपना मनमाना करा। मतलब आप बताइए सत्ता का दुरुपयोग कैसा हो सकता है? ये अखिलेश यादव को दिखता नहीं है कि उनके रहते हैं आजम खान ने किस तरीके से मनमाना किया रामपुर के अंदर। पूरे रामपुर को अपने पिता की बपोती को समझा, अपने घर की दुकान को समझा, अपने घर की जमीन को समझा और सारी संपत्तियों पर, सरकारी जमीनों पर आपने कब्जा कर लिया। कोई परमिशन नहीं लिया, आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। उसका पैसा कहां से आया? कोई प्रशासन विरोध करता रहा, उस अधिकारी का ट्रांसफर आप करवा देते थे। यह बहुत बड़ा लूटतन चला और मुझे लगता है सिर्फ आजम खान का नहीं, अखिलेश यादव को भी सजा होना चाहिए कि उनकी सरकार क्या कर रही थी। अखिलेश यादव ने कभी इसके ऊपर बोला कि हाँ मेरे से इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती हुई है कि मेरे रहते मुख्यमंत्री रहते मेरे एक मंत्री ने इतने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। जुर्माना और कार्रवाई तो अखिलेश यादव पर भी होना चाहिए, वहां के अधिकारियों पर भी होना चाहिए जो उस समय कलेक्टर थे और जो वहां पर दूसरे अधिकारी बैठे हुए थे। ठीक है कि अब वो बिल्डिंग बन गई, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी और भव्य इमारतें बनी हैं, इनको तोड़कर दूसरी बनाने से बेहतर ये है कि योगी सरकार इसको एक बेहतर या तो योगशाला बनाए, कोई एजुकेशन सेंटर खोले, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, कोई लाइब्रेरी बनाए, जनता के हित में जो हो सकता है, जिसके वहां जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल करे, इसका बेहतर इस्तेमाल करे समाज के हित में, वो ज्यादा मुझे ठीक लगता है बशर्ते तोड़ने से। ठीक है, एक और खबर मौलाना जर्जिस अंसारी के उस बयान की जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान कह दिया था और कहा कि वो 5 वक्त के नमाजी थे। इस पर इतना घमासान मचा। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदू देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। एसटी हसन ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम पैगंबर होने की बात कह दी। ये कहां से लेकर आते हैं इतना जिगरा, इतनी बेसर पैर की बात करने का? खैर, एसटी हसन ने मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान का कैसे समर्थन किया
वो आप सुने। श्री कृष्ण जी हजारों साल पहले यहाँ पे इस दुनिया में थे और उन्होंने उस वक्त क्या किया क्या नहीं करा ये तो ऊपर वाले ही जानता है। ये ज़रूर है कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वो उन्हें भगवान ने या ईश्वर ने या अल्लाह ने उन्हें भेजा था इंसानियत को सबक सिखाने के लिए, इंसानियत सिखाने के लिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि वो भी कोई पैगंबर रहे हों। आप लोगों का भी तो यही मानना है कि वो भी मैसेंजर थे, दूत थे ईश्वर के। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अगर वो ईश्वर के दूत थे या अल्लाह के दूत थे, मैं ईश्वर और अल्लाह को अलग अलग तो समझता नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब, एसटी हसन ये जान रहे हैं समाजवादी पार्टी में अभी वो हैं, पिछली बार टिकट नहीं मिला था, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी से निकल गए हैं। अखिलेश यादव के चुनाव के समय में कब्र खोदने की कोशिश क्यों कर रहे हैं एसटी हसन? कब्र क्या खोद रहे हैं? अब ऐसे मूर्खों की बातों पर क्या कहा जा सकता है कि कोई रुचि हो रहा है कि सदमे से बाहर नहीं निकले? मतलब इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? 1400 साल पहले जो धर्म, जो एक पंथ आया रेगिस्तान में, और एक धर्म जो है हम जिसे सनातन धर्म कहते हैं, हम भारत के यदि काल की गणना करें तो द्वापर जो है वो 12 लाख का माना जाता है। तो अब उनको कैसे बताया जाए, क्या बताया जाए कि अब वो कैसे, इन्होंने आकलन कर लिया कि 5 बार के वो नमाजी थे और योग और नमाज दोनों एक चीज़ हैं। कई ऐसे लोग हमारे यहाँ भी कहते हैं, मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते हैं। अब मोहम्मद साहब तो पैगंबर के दूत ना थे, करें तो ही अच्छा है। हाँ, उन पर टिप्पणी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पता है आप राम पर टिप्पणी कर सकते हैं, कृष्ण पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप रामायण जला सकते हैं, महाभारत जला सकते हैं। इस देश में सब स्वतंत्रता है, बस इस्लाम पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये बात तो स्वीकार है, क्योंकि हमने तो देखा है ना कि जजेस ने भी कहा कि भाई आपके कारण पूरा का पूरा देश जल रहा है। अब समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो रामायण जलाने की बात करते हैं तो देश नहीं जलता है। तो बात ठीक है, वो सही एसटी हसन की बात पर क्या टिप्पणी करना कि श्री कृष्ण नमाजी थे या नहीं नमाजी थे। अब मूर्खता के पूर्ण वो बातें कर रहे हैं तो उस पर टिप्पणी करने लायक कोई चीज़ ऐसी है नहीं। ऐसे लोगों को इग्नोर कर देने। मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि बड़ा उदार मना देश है, बड़ा उदार मना हिंदू है, इसलिए ऐसे लोग हैं कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन पहला काम इनको तुरंत करना चाहिए कि भगवान कृष्ण के मंदिर को, ईदगाह की जो मस्जिद है उसको ध्वस्त करके कृष्ण जी का एक और बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। शुरुआत वहां से करनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए कह रहे तो पहला काम यही करना चाहिए कि भगवान कृष्ण का घर, जिसको इन्होंने एक तरह से अवैध कब्जा कर रखा है, उसको पूरा खुल जाए। वो बगल में जो ईदगाह है जो साफ साफ दिखती है उसको ध्वस्त किया जाए और जो अवैध कब्जा है वो पूरी तरह से हटाया जाए और भगवान कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने, उसमें ये लोग भी शामिल हों। फिर तो ये लोग उनके मानने वाले ही हुए, फिर तो वही काम करें। और बाकी जहां तक रही ये इस तरह की बात, जो वो क्या नाम है, मौलाना जर्जिस, एक तो नाम भी ऐसा है, जर्जर टाइप, पता नहीं क्या सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों का तो क्या है, ये तो चर्चा में आने के लिए कुछ भी बोलते हैं। और ठीक है, हम हिंदू हैं इसलिए हम उदार हैं, हम किसी के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करते। लेकिन सीधी सी बात है कि इनको जब कुछ नहीं सूझता है तो ये इस तरह की चीजें करके भ्रम डालने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सचमुच ईमानदार होते, ये बेईमान नहीं होते, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जो ये नहीं मानता है वो काफिर है? ये एसटी फिर तो सारी बात वहीं खत्म हो जाती है ना।